इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का जो यूनिट नंबर 1 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी वैद्युत स्थैतिकी, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। ये जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हम लोग आज अभी यहाँ डिस्कस करेंगे, ये सभी आपके एकेडमिक एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बताते हुए आगे नहीं बढ़ूंगा, बल्कि उस क्वेश्चंस के आंसर बताते हुए उस क्वेश्चन पे बेस्ड कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि किस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन लिया गया है और उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित ये क्वेश्चंस और कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। एक और बात कि ये जो सेगमेंट है ये स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसका इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश वर्जन बहुत ही जल्द मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे। फिलहाल आज इस सेगमेंट में हम लोग हिंदी मीडियम से ही डिस्कस करेंगे पूरे क्वेश्चंस। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से एग्जाम देना चाहते हैं, अगर वो हिंदी समझ पाते हैं तो भी ये वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही उनको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने इस सेगमेंट को। क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए प्रकृति में आवेश 1.7 ई की वस्तु विद्यमान है, जहां ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तब यह उल्लंघन करती है। देखिए, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कोई वस्तु है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 1.7 टाइम्स ई का चार्ज है, आवेश है। तो अगर ऐसा है तो ये किस नियम का, किस लॉ को वायलेट करता है? तो यहाँ पे जो नियम का वायलेशन होगा वो होता है आवेश के क्वांटम सिद्धांत, यानी जो चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है, जिसके चार्ज के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। वो सिद्धांत ये कहता है कि देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा वो ई वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसी को फंडामेंटल चार्ज या मूल आवेश बोला जाता है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, अगर उस पर चार्ज होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। यानी 1 करिए या फिर 2, 3, 4, जो भी हो, इंटीग्रल मल्टीपल ही चार्ज पॉसिबल है। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया है 1.7, ये फ्रैक्शन है, यानी ई का 1.7 टाइम्स ये संभव नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए आवेशित होता है, चार्ज होता है, तो उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ही योगदान होता है। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट से आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी वैद्युततः उदासीन होता है। अब प्रोटॉन रहता है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन रहता है बाहर के ऑब्जेक्ट में। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो उसमें प्रोटॉन की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि उसको आप न्यूक्लियस से नहीं निकाल सकते और न ही प्रोटॉन को आप न्यूक्लियस में जबरदस्ती डाल सकते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अगर इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। तो अब मान लीजिए इसमें 10 इलेक्ट्रॉन था और 10 प्रोटॉन, अगर आपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया तो इसमें बचा इलेक्ट्रॉन 8 और प्रोटॉन बचा 10, यानी 8 इलेक्ट्रॉन की तुलना में यहाँ पे 10 प्रोटॉन है, यानी 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है। तो 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन होने के कारण यहाँ पे 2 यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट चार्ज होता है ई, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वही अगर इसको निगेटिव चार्ज करना है, मान लीजिए मैं इसमें 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देता हूँ, तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो अब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12 और प्रोटॉन रह जाएंगे 10। तो 12 इलेक्ट्रॉन यानी 2 एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उतना निगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, उसमें इलेक्ट्रॉन का ही रोल होता है। और जो भी चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन का, ये जो फंडामेंटल चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन पे होता है ई, इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। आप आधा इलेक्ट्रॉन या 0.5 या 0.7 इलेक्ट्रॉन न तो किसी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं, न तो उससे बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आज भी इलेक्ट्रॉन सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्वार्क्स में डिवाइड किया जाता है, यानी वो क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने आप में फंडामेंटल पार्टिकल है, ये किसी अन्य पार्टिकल से मिलकर नहीं बना होता है। यही कारण है कि कोई भी जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसलिए
इस क्वेश्चन में जो सही आंसर होगा वो होगा आवेश का क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत ठीक है, वो सब बाकी सब जो है वो ठीक है, बट इस क्वेश्चन के लिए ये बी पार्ट सही होगा और आप समझ भी गए होंगे क्यों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, परमाणु सामान्यतः वैधुता उदासीन होता है। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इन जनरल सेम होती है, समान होती है। यदि किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो परमाणु पर परिणामी आवेश क्या होगा। अब देखिए, किसी भी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो यानी प्रोटॉन की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, या यूं कहिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन आप देखेंगे तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलने से उस परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिखाएगा, यानी उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, लेकिन प्लस कितना, उसी फंडामेंटल आवेश का, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव ई, यानी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का यहाँ पे चार्ज होगा। अगर उसी को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता तो आपका आंसर बी पार्ट सही हो जाता। ठीक है, निगेटिवली वो चार्ज हो जाता और उतने ही ई के बराबर का चार्ज हो जाता। ठीक, तो आंसर बी पार्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये ए पार्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट आर तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, इसमें कुछ बताने को है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल, ये भी बताने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, वायु का परावैद्युतांक यानी एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, आप लोग याद रखेंगे ये 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, तो वो होता है इनफाइनाइट। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दूं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, आप लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए या दो चार्जों के बीच में फोर्स निकालिए, तो यहाँ पे मैं, चलिए फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूँ, कूलॉम फोर्स 1/4 पाई, यहाँ पे एप्सिलॉन इंटू के यहाँ पे, और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो K होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी भी मीडियम का, किसी भी माध्यम का, जिस माध्यम में ये दोनों आवेश रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे Q1 है, दूसरा Q2 है, इनके बीच में एयर है, हवा, तो हवा का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर क्या होता है, 1। समझ में आया। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन है ये उस मीडियम का परमिटिविटी यानी वैद्युतशीलता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसे कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एयर का मान लीजिए कितना है, 1 है, 1 होता ही है। अब यहाँ पे धातु के केस में क्या होता है, ये इनफाइनाइट होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इनफाइनाइट रखेंगे, अच्छा एक बात और, जैसे ही ये एयर में रखा जाता है K=1, तो ये एप्सिलॉन, ये चूंकि एयर है तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी मीडियम में हो, जैसे मान लीजिए इसी Q1 Q2 के बीच में कोई मीडियम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी है, वाटर है, तो फिर यहाँ पे वाटर का परमिटिविटी हो जाएगा और यहाँ पे K यानी वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार जो धातु होता है वो धातु का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो धातु का यहाँ पे जब इनफाइनाइट रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0, यानी दो चार्ज के बीच में कोई मेटल या धातु रख दिया जाए तो दोनों चार्ज के बीच का कनेक्शन टूट जाता है और उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा। और आप लोग जानते भी हैं कि मेटल धातु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लिखेंगे 1/4 पाई यहाँ पे एप्सिलॉन इंटू के या एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो यहाँ पे ये Q/r²। तो अभी आपने बताया धातु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो अगर धातु किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो K ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। समझ में आया। तो इसीलिए धातु का जो परावैद्युतांक होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो इनफाइनाइट होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका इनफाइनाइट होता है। ठीक, ये आपको बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कूलाम के नियम का सदिश रूप। सदिश रूप देखो, अभी अभी मैंने एफ का फॉर्मूला लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सदिश रूप में है, यहाँ पे आर कैप लगा दीजिएगा, यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, ये होगा, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बटे आर क्यूब है, ये गलत हो जाएगा यहाँ। अच्छा एक बात और, अगर यहाँ पे आर कैप के जगह आर वेक्टर होता सभी में, तब आपका कौन सा ऑप्शन सही होता? तब आपका बी पार्ट सही हो जाता, क्योंकि आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं आर कैप इंटू मॉड ऑफ आर, ये इतना लिख सकते हैं, तो ये एक आर से एक आर कैंसिल करके ये स्क्वायर हो जाता है। देखिए जो कुलाम फोर्स होता है ना, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, 1/r² आना चाहिए, यहाँ पे ये 1/r² आ रहा है, ये आर कैप का ये वैल्यू तो 1 होता है, इसका मॉड, ये तो केवल डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन अगर आर कैप की जगह आर वेक्टर होता ना, यहाँ पे ये आर वेक्टर होता, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आर वेक्टर मतलब ऊपर एक आर का डायमेंशन है, तो ऊपर एक आर का डायमेंशन है तो ऑटोमेटिक नीचे आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक इसी आर वेक्टर को जब आर कैप इंटू आर करेंगे तो ये आर इस क्यूब को काट के नीचे आर स्क्वायर कर देगा और यहाँ केवल आर कैप बचेगा। ये सब मैं थ्योरी में पढ़ाया हूँ, अगर मेरा कोई थ्योरी का क्लास अच्छे से देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, दो आवेश Q1 तथा Q2 परस्पर नजदीक नजदीक रखे हैं, यदि तीसरा आवेश Q3 इनके निकट लाया जाए तो Q1 और Q2 के बीच लगने वाला बल क्या होगा? देखिए ये कुछ भी नहीं बदलेगा, समान रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान रखिए, ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, इनको जब तक इनके बीच का पोजीशन आर चेंज नहीं किया जाएगा, आप भले ही कोई तीसरा आवेश ला के यहाँ बीच में क्यों न रख दीजिए, इनके इन दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल चेंज नहीं होगा। Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल तब चेंज होगा जब Q1 या Q2 को आप डिस्प्लेस करिए। तो ऐसा तो इसमें बोल नहीं रहा है, इसमें बोला केवल तीसरे आवेश को ला के इनके निकट रख दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कुलाम फोर्स होता है, ये दो चार्ज का म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, किसी थर्ड चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, यही केस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी लागू होता है। भले ही दो मास यहाँ पे m1 m2 हो, इनके बीच में कोई भले ही आप मास ला के बड़ा सा रख दीजिए, इस m1 और इस m2, इस m1 और इस m2 के बीच का फोर्स इस बीच में रखे गए इस पिंड पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। +2 माइक्रोकुलाम एंड +5 माइक्रोकुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, प्रत्येक आवेश पे लगने वाले बल का अनुपात क्या होगा? ये तो 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने बोला कि फोर्स जो होता है वो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, यानी आप अगर इसका F = 1/4 पाई Q1 यानी 2 × 5/r² यानी 10², ये इतना फोर्स, देखिए जो फोर्स 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज 5 पे लगाएगा, उतना ही फोर्स 5 वाला 2 पे लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों का मल्टीपल होता है ना, तो आप 2 के द्वारा 5 पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे तो सेम आएगा, और 5 के द्वारा 2 पे लगने वाला फोर्स निकालेंगे तो भी सेम आएगा, तो उसका रेशियो निकालेंगे तो वो 1:1 आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुक्त आकाश में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन आर दूरी पर रखे हैं, न्यूट्रॉन पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो चाहे न्यूट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन रखिए चाहे प्रोटॉन रखिए, वो उससे कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं, यदि उनके मध्य कांच का गुटका रख दिया जाए तो उनके बीच का बल क्या होगा? ये आप बता सकते हैं, F = 1/4 पाई ε Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे देखिए दो आवेश कुछ दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच में कांच का गुटका रख दिया गया। मान लीजिए ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, अब इनके बीच में ये कांच का गुटका रख दिया गया है। ठीक है, क्या रख दिया गया? कांच का गुटका, यानी इनके बीच में एक मीडियम रख दिया गया है, माध्यम। देखिए अभी मैंने ऊपर बोला था आप लोगों से कि अगर इनके बीच में या इनके आसपास कोई तीसरा चार्ज आएगा तो इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूले में कोई थर्ड चार्ज है ही नहीं। फार्मूले में Q1 Q2 है, लेकिन एक चीज और है यहाँ पे K, ये K ही पूरा गेम बिगाड़ रहा है। K क्या है? उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी दो चार्जों के बीच में आप कोई तीसरा चार्ज लग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स उतना ही रहेगा। लेकिन अगर उन चार्जेस के बीच में क्या आप मीडियम बदल दिए, कोई माध्यम आपने बदल दिया, दूसरा माध्यम कर दिया, तब फोर्स बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रखा हुआ है। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो K है,
इस पे निर्भर करेगा कि इनके बीच का फोर्स क्या होगा। अब चूंकि कोई भी, जैसे ये कांच का टुकड़ा है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा ही होगा, तो ये बटे में है तो इसका मतलब मान लीजिए कांच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10, तो अगर आप यहाँ 10 रखेंगे तो फोर्स पहले की तुलना में 1/10 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर किसी भी चार्ज के बीच में कोई मीडियम रखते हैं, जिस मीडियम का कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो हमेशा उनके बीच का बल क्या होगा? घटेगा। ठीक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निर्वात में दो आवेशों के मध्य वैद्युत बल F है। यदि उनके मध्य पूर्ण दूरी में तांबे का प्लेट रख दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा? अब देखिए फिर से मुझे वो फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है। F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r²। आपको K पे देखना है। मैंने बोला है, देखिए कुछ चीज़ों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखिएगा। जैसे एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 होता है, किसी भी मेटल का कितना होता है? इनफाइनाइट। तो अगर आप तांबा यानी मेटल रखेंगे, K इनफाइनाइट रखेंगे, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक। एक चीज और याद रखिएगा, यहीं पे पानी, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 81 के आसपास होता है। तो अगर मान लीजिए दो चार्जों के बीच, दो चार्ज मान लीजिए यहाँ पे Q1 Q2 रखे हुए हैं, इनके बीच की दूरी फिक्स है। पहले ये चार्ज एयर में थे, हवा में थे, तो मान लीजिए फोर्स लग रहा था F। अब इन दोनों चार्जों को इतने ही दूरी पे पानी में रख दिया गया, यानी इनके बीच में पानी भर दिया गया, तो बल कितने गुना कम हो जाएगा? F/81 गुना, यानी 1/81 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, अगर फोर्स F लग रहा था तो बटे में 81 आ जाएगा, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 होता है, 81 के आसपास होता है, मोर और लेस उसी के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षी तथा प्रतिकर्षी बल पालन करता है। किसका पालन करता है? अभी अभी मैंने बताया कि जो फोर्स होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इस स्टेटमेंट को इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो इससे हिसाब से कौन सा क्वेश्चन, कौन सा पार्ट सही हो जाएगा? बी। केवल वर्ग का नियम मत करिएगा, केवल वर्ग का नियम हुआ कि F इज ए प्रोपोर्शनल टू R², जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, व्युत्क्रम बटे में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है निरपेक्ष वैद्युतशीलता यानी वायु की वैद्युतशीलता का मात्रक। ये आप लोग अपने से करिएगा, यूनिट निकालिए। आंसर तो आप देख ही रहे हैं, पर अपने से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। दो आवेशों के मध्य, अच्छा हाँ, कुछ लोग पूछ सकते हैं सर कैसे किया जाए। अरे भाई, ये F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, यही है ना वैद्युतशीलता, इसका यूनिट निकालना है, तो चलिए निकालिए। ये इधर आएगा तो F नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पे Q1 Q2 यानी कुलाम स्क्वायर बटे F आ गया न्यूटन, और R² न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, डी पार्ट आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दो आवेशों के मध्य परावैद्युतांक 5 की अभ्रक रखने पे उनके बीच बल हो जाएगा। अभी अभी तो बताएं, किसी भी आवेशों के बीच में अगर किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक का कोई आप इंसुलेटिंग मटेरियल या कोई मटेरियल रखते हैं, हालांकि वो इंसुलेटिंग ही होगा, क्योंकि अगर वो कंडक्टर हुआ तो उसका परावैद्युतांक इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अगर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, कोई डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो उतना गुना बल कम हो जाता है, यानी ए इसका यानी 1/5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। आयतन आवेश घनत्व है। आयतन आवेश घनत्व क्या? प्रति एकांक आवेश की मात्रा, यानी आवेश बटे आयतन वॉल्यूम, Q/V, इसी को तो बोला जाता है आयतन आवेश घनत्व। तो प्रति एकांक यानी V इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो प्रति एकांक आयतन में कितना आवेश है उसी को बोला जाता है आयतन। जैसे ये वाला देखिए, ये रेखीय आवेश घनत्व है, ये इसको हम लोग पृष्ठ आवेश घनत्व बोलेंगे, और इसको आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक। पृष्ठ आवेश घनत्व में होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। तो चलिए, आवेश का मात्रक कुलाम यानी कुलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यदि वैद्युत क्षेत्र E के किसी बिंदु पर Q आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E। समझ में आया? F इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक, एक और फॉर्मूला होता है W, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू V हो जाता है वहां पे। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, यानी
देखिए हम दो फॉर्मूला निकालते हैं, Q बराबर एक होता है F/E और एक होता है Q बराबर W/V। समझ में आया? ये याद रखिएगा, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। भाई इसको भी आप लोग अपने से करिए, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक, ये भी आप लोग अपने से करिए इसका मात्रक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्न में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? वोल्ट पर मीटर। देखिए एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक होता है E इज इक्वल टू dV/dx, यानी dV/dr या dx कर लीजिए, या फिर सिंपल मैं आपको बताऊं डायमेंशन तो E इज इक्वल टू V/L या R या दूरी रहता है ये। समझ में आया? वैसे तो ये निगेटिव dV/dr होता है, तो ये V का मात्रक ये वोल्ट हो गया और R डिस्टेंस है तो वोल्ट पर मीटर। ठीक, ये भी इसका होता है यूनिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 21 की ओर। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, उस बिंदु पे, हाँ ठीक है, ये इसी से निकल जाएगा वैद्युत क्षेत्र की ई इज इक्वल टू, अभी भी बताया ना, F/Q। तो यही तो है सी पार्ट। देखिए उस बिंदु पर रखे इकाई आवेश पर लगने वाला बल, यानी आवेश की वैल्यू अगर हम 1 कूलाम ले ले तो ई बराबर क्या हो जाएगा F, यानी किसी क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर 1 कूलाम का आवेश लगा रखा है तो उस पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है न्यूमेरिकली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। वैद्युत क्षेत्र की इकाई, तो वैद्युत क्षेत्र की इकाई अभी अभी ये शायद रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, वोल्ट पर मीटर, ये अभी अभी तो शायद आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित परीक्षण आवेश Q द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल है। ये फिर से रिपीट हो रहा है, ये F इक्वल टू Q इंटू ई, अभी अभी बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है E इज इक्वल टू F/Q0 सत्य है जबकि Q0 टेंस टू 0। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला जो डिराइव किया गया है ना, ये परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज के लिए है, और टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम लोग बहुत स्मॉल लेते हैं, क्लोज टू 0 लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं बट क्लोज्ड टू 0, इसीलिए ये बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। टेस्ट चार्ज का मतलब ही हुआ है कि बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज परीक्षण आवेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एफ और क्यू के बीच का संबंध, फिर से वही फॉर्मूला आ गया। अब आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सेम ये फॉर्मूला 3 बार रिपीट हो गया। ठीक है, ऐसा है ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो बस आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में आप लोग ज़रूर ये बताइएगा कि क्या मैं इस सीरीज को, हिंदी माध्यम का ये जो सीरीज है इसको आगे बढ़ाऊं या फिर आप लोगों को पसंद नहीं आया इसी पे रोक दूं। आप लोग का जैसा कमेंट रहेगा, जैसा रिस्पांस रहेगा, उसके बाद मैं आगे का डिसीजन लूँगा। अगर आप लोगों का डिमांड रहा, अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो इसके आगे के भी सीरीज आएंगे हिंदी में अलग से, नहीं तो फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, तो बस इस सेगमेंट में इतना ही। इसमें इसके अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ है यूनिट 1। ठीक है, वो कई पार्ट में होगा, मेरे ख्याल से 2-3 पार्ट में कवर होगा। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। अपना आप लोग रिस्पॉन्स जरूर से कमेंट में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैं सबका आंसर देता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।